हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पटेल और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। काफ़ी बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता या फिर कोई कंसेप्ट इसमें वीक है वो लोग का, तो मैं आपको आज ये बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे लेक्चर प्रॉपर देखने रहना। ये चैप्टर मैं आपका बहुत अच्छे से करवा दूँगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ़ोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो लाइट के मदद से किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब जैसे हम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स किस के मदद से वो लोग अपना फूड बनाते हैं, लाइट के मदद से, है ना। तो लाइट के मदद से किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब अब हम लोग ने देखा होगा कि हम लोग बहुत बचपन में देखा भी होगा कि प्लांट लाइट एब्जॉर्ब करता है, वाटर भी लेता है, CO2 भी लेता है। तो क्यों लेता है ये सब चीज़? कोई नीड होगा तभी लाइट लेता है, ताकि वो एनर्जी मिल सके, उसे एनर्जी मिल सके। अब एनर्जी मिलेगा उसे तो क्या करता है ना कि वो पानी को ब्रेक डाउन करता है। पानी को ब्रेक डाउन करेगा H में और O में, और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब क्या होगा ना कि ये जो H होता है ना, H, तो ये क्या करेगा, CO2 को रिड्यूस करेगा, CO2 को रिड्यूस करेगा और इसको बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम होता है कि लाइट इसलिए लेता है ताकि वो एनर्जी मिले। एनर्जी मिलने के बाद में वो क्या करता है, वाटर को ब्रेक करता है। ठीक है, वाटर ब्रेक होता है, फिर उसके बाद CO2 को रिड्यूस करता है। CO2 को रिड्यूस करता है तो CO2 को किस में रिड्यूस करेगा, C6H12O6 में, यानी कि ये अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये इसीलिए हम लोग का प्लांट जो है वो लाइट लेता है, H2O लेता है, CO2 लेता है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि अभी क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है कि फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है, वो तो लाइट होगा प्रेजेंट तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, ये तो हम लोग को पता है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल डोनर, जैसे कि हाइड्रोजन डोनर कौन है, यहाँ कहाँ पे मैंने क्या बताया था, H2O। ठीक है, H2O एक हाइड्रोजन डोनर होता है, वो डोनेट करता है हाइड्रोजन किसको, CO2 को, और CO2 को रिड्यूस करता है किसमें, ग्लूकोज वगैरह में। ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपना कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह, ये सब अपना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्या करता है कि जो हम लोग का H2O है वो क्या करेगा, एज ए हाइड्रोजन डोनर काम करेगा, हाइड्रोजन देने वाला काम करेगा, और वो क्या करेगा, CO2 को देगा। तो CO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि H आ रहा है उसमें, तो और ऑफ कोर्स रिड्यूस हो रहा है वो। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे हम लोग की ने देखा है कि ग्रीन प्लांट में पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और पानी एब्जॉर्ब करता है ना, तो हाइड्रोजन उसमें से डोनेट कर देता है, तो बचेगा क्या, O2। ठीक है, तो क्या होगा, O2 बचेगा। लेकिन अब कोई कोई जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें O2 रिलीज नहीं होता। ठीक है, उसमें O2 रिलीज नहीं होता, तो वो लोग यूज क्या करते हैं, वो लोग H2O यूज नहीं करते, वो लोग पानी नहीं यूज करते, वो लोग H2S यूज करते हैं। H2S यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे फिर क्या मिलेगा, अब ये ब्रेकडाउन, जब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो कुछ सल्फर वाला कंपाउंड मिलेगा हम लोग को। जैसे यहाँ पे क्या होता कि H डोनेट कर दे रहा है तो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड मिल रहा है, तो यहाँ H डोनेट करेगा तो सल्फर वाला कंपाउंड मिलेगा। तो इससे पता क्या चल रहा है हम लोग को, इससे ये पता चल रहा है कि जो है ना कि जो प्लांट में जो ऑक्सीजन मिलता है वो CO2 से नहीं आता, वो आता है अपना वाटर से। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता चला कि H2S से जब हम लोग डोनेट हो रहा है तो क्या कर रहा है कि सल्फर का कंपाउंड बन रहा है। वैसे ही वहां पे क्या हो रहा है कि H2O जब हाइड्रोजन डोनेट कर दे रहा है तो ऑक्सीजन का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब H2O यूज कर रहे तो O2 रिलीज हो रहा था, लेकिन जब H2S यूज कर रहे थे तो O2 रिलीज नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है, CO2 तो दोनों में ही यूज हो रहा है, CO2 दोनों में ही CO2 आएगा। प्लांट दोनों ऑर्गेनिज्म में CO2 ऑब्जॉर्व हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो लोग ले रहे CO2, तो CO2 ले रहे। अभी किसी का मिसनॉमर था कि CO2 से ऑक्सीजन आता है, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वाटर नहीं आया ना तो O2 भी नहीं आया,
यानी कि जरूर CO2 से तो ऑक्सीजन नहीं आता होगा, तो CO2 बस रिड्यूस होता है, उसमें से ऑक्सीजन नहीं आता, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इंस्टेड जब H2S यूज किया गया तो कुछ सल्फर और सल्फेट वाला प्रोडक्ट आया हम लोग को, ठीक है। हेंस ही रेफर्ड दैट O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो O2 आता है वो वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता, ठीक है। अब ये बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के मदद से फिर इसको प्रूव किया गया, ठीक है। यानी कि O का हायर, यानी कि O जो नॉर्मली 16 रहता है तो उसको 18 वगैरह यूज किया, या फिर जो भी रहेगा वो लोग का, ठीक है, वो अपने में डीप नहीं दिया। तो अभी देखो, अभी आगे देखते हैं। तो इसका जो जनरल रिएक्शन है अपने फोटोसिंथेसिस का, तो ये देखो 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट आया, फिर C6 यानी कि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस O2, ठीक है। तो ये सब चीज बना, क्या क्या लेके, CO2 लेके और H2O लेके, और ये लाइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे। तो हम लोग को पता है कि ग्रीन लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन लीफ में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। अब वहां आगे क्वेश्चन लिखा है कि सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी प्लांट्स का ग्रीन पार्ट होता है वहां फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि वहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वहां फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, जैसे अर्ली प्लांट जो अपना यंगर प्लांट होता है तो उसका स्टेम भी क्या होता है, ग्रीन होता है ना, स्टेम ग्रीन होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो कैन यू नेम सम अदर पार्ट ऑफ वेयर डू यू थिंक फोटो, तो जो भी ग्रीन पार्ट दिखता है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस करता है, ओके। अभी आगे देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि जैसे ये लीव्स आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर अपना एनाटॉमी ऑफ प्लांट में देखा होगा कि लीव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपना जाइलम फ्लोएम यहाँ रहता है और यहाँ सेल होता है, यहाँ तो ऊपर पहला साइड सेल होता है और उसके नीचे मीजोफिल सेल होता है यहाँ। तो ये जो मीजोफिल सेल होता है ना, तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इधर ही होता है। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? मीजोफिल सेल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को ये दिखा नहीं होगा ना, सॉरी, मैं इसको ऊपर बनाता हूँ। आप लोगों का ना, मान लो कि ये लीफ को मैंने वर्टिकली कट किया, ठीक है। कैसे कट किया? ये अपना लीफ है और मैंने ऐसे कट किया, और इसको कैसा है ना कि ऐसा कट किया ना, तो इसको कट करने के बाद ऐसे देख रहा हो, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो बीच में ऐसा होगा और ऊपर पहला साइड सेल होंगे लंबे लंबे, और ये मीजोफिल। तो सबसे ज्यादा ये मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। चाहे तो आप डायग्राम देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट में, ठीक है। तो उसमें डायग्राम आपको दिखेगा। तो मीजोफिल सेल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो मीजोफिल सेल है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कब पैरेलल अरेंज होता है इंसिडेंट सनलाइट के, कब परपेंडिकुलर अलाइन होता है। तो अभी मान लो जैसे मैंने दो कंडीशन यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। दो कंडीशन मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये अपना मीजोफिल सेल है, ठीक है। ये लो लाइट इंटेंसिटी है और ये हाई लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। लो लाइट एक में इंटेंसिटी, एक हाई लाइट, तो ये समझ लो लो लाइट इंटेंसिटी। तो अब ये क्या होगा कि लो लाइट, कम लाइट आ रहा है ना, कम लाइट आ रहा है, तो जो अपना क्लोरोप्लास्ट है वो तो सबसे ज्यादा फैलेगा ना कि मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि उस ऑलरेडी कम लाइट आ रहा है। तो वो क्या करेगा, खुद को कि सबसे ज्यादा पाने की कोशिश करेगा, तो खुद को ऐसे ऐसे कर लेगा, है ना। तो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर खुद को कर लेगा। और अभी दूसरा कंडीशन क्या, अभी बहुत ही ज्यादा धूप आ रहा है, बहुत ही ज्यादा लाइट इंटेंसिटी आ रहा है। तो यहाँ क्या करेगा कि भाई इतना भी लाइट इंटेंसिटी नहीं चाहिए, वरना मैं खुद डैमेज हो जाऊंगा, यानी क्लोरोप्लास्ट खुद डैमेज हो जाएगा, तो खुद को उसको उतना लाइट नहीं चाहिए। तो इसमें क्या करेगा, खुद को ऐसे अलाइन कर लेगा, ठीक है।
ताकि ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो खुद खराब हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा, तो ये क्या कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। तो ये लाइट है और उसके पैरेलल में ही है, ऐसा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब लो लाइट इंटेंसिटी होता है, और पैरेलल कब होता है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होता है, ठीक है। अभी अभी हम लोग और पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में अभी देखोगे ना तो दो चीज आपको दिखेगा, एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखेगा, जो मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, और दूसरा होगा नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो अब इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें देखोगे ना, एक तो हम लोग का ग्रैना होता है और स्ट्रोमा लैमेले होता है, ठीक है। अब ये दिखेगा आपको, ये देखो, ये अपना ग्रैना है, ये सब अपना, ये मतलब ये अपना पूरा ग्रैना है, और ये अपना स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। तो ग्रैना और स्ट्रोमा, तो ये आपको दिख रहा है, इसमें मेम्ब्रेन टाइप दिख रहा है कुछ, ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो शेड दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन टाइप दिख रहा है, और यहाँ भी मेम्ब्रेन टाइप दिख रहा है। तो ये अपना, इसीलिए इसको मेम्ब्रेनस सिस्टम बोलता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैना एंड स्ट्रोमा लैमेले, और जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है ना, जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा, उसको हम लोग नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम में डालते हैं, तो स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। तो नॉन मेम्ब्रेनस कौन, तो ये देखो, ये सब, ये जो अपना मैट्रिक्स है ना, जो बचा कुचा पार्ट उसके अलावा, तो ये अपना नॉन मेम्ब्रेन। तो यहाँ कहीं मेम्ब्रेन दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना, वहां प्रॉपर आपको मेम्ब्रेन दिख रहा था, यहाँ कहीं मेम्ब्रेन दिख रहा है, नहीं, इसलिए इसको नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम बोला जाता है। तो अभी जो देखोगे ना कि जो ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेले है ना, ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेले जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये ही लाइट को ट्रैप करने का काम करता है, क्योंकि इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो ये लाइट को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर कार्बन रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, कि अपना जो ग्लूकोज बनता है ना, वो स्ट्रोमा के अंदर बनता है, और जो लाइट एब्जॉर्ब करने का काम होता है वो कौन करता है, ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। तो ये लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट ट्रैप लाइट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर यानी कि अपना ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज बनाने का रिएक्शन जो होगा वो मैट्रिक्स में होगा, और लाइट को कौन ट्रैप करेगा, लाइट को ट्रैप भी ये करेगा, ठीक है, और ट्रैप लाइट एंड फॉर्म एटीपी, ठीक है। तो इतना है। तो देखो हम लोग एक बार रीड करते हैं, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो सिंथेसिस फॉर द एटीपी एंड एनएडीपी, ठीक है। तो एटीपी और एनएडीपी डीपीएच का बनाने का काम कौन करेगा, मेम्ब्रेनस सिस्टम बनाने का काम करेगा, लाइट भी ट्रैप वही करेगा, तो एटीपी भी वही फॉर्म करेगा, ठीक है। और जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो शुगर फॉर्म करेगा वो अपना होगा मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम में, ओके। तो अभी क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है ना, वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है। तो जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो लाइट रिएक्शन शो करता है, लाइट रिएक्शन शो करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम है ना, वो डार्क रिएक्शन बोला है इसको, डार्क रिएक्शन। अब इसको डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं बोला कि वो डार्क में होता है, कि अंधेरे में होता है, ऐसा नहीं कि इसको अंधेरे में होगा, ठीक है। इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि उसको लाइट रिएक्शन बोला है, ठीक है। तो इसका जो भी प्रोडक्ट होता है ना, इसका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, यानी कि जो एटीपी एनएडीपी जो मिलता है, एटीपी एनएडीपी जब तक वो फॉर्म करेगा, लाइट रिएक्शन वाला जब तक एटीपी एनएडीपी फॉर्म करेगा, तब तक नॉन मेम्ब्रेनस सिस्टम को देखो मैं आपको थोड़ा क्लियर में बताता हूं। तो देखो समझ लो
कि आपका 7 बजे तक तो लाइट आया, 7 बजे तक आपका लाइट आया, ठीक है, शाम के 7 बजे तक लाइट गिर रहा था इस पे, ठीक है। अब क्या करेगा ये ना 7:05 तक एटीपी बनाता रहेगा, ठीक है, 7:05 तक ये एटीपी बनाता रहेगा, 7:05 तक ये एटीपी बनाता रहेगा। अब ये 7:05 तक एटीपी बना रहा है ना, तो यहां रिएक्शन कब तक चलेगा, 7:05 पे, ठीक है। तो इसका तो काम खत्म हो गया था पहले ही, इसका काम खत्म हुआ बाद में, तो जब तक, तो इसीलिए कहा गया है कि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जो भी लाइट रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट आता है, जैसे कि एटीपी एनएडीपी जो आ रहा था प्रोडक्ट, तो वो जो आएगा तो उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाउएवर देखो, द लेटर यानी कि जो डार्क रिएक्शन है आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपी। तो जब तक एटीपी एनएडीपी आएगा तब तक, ठीक है। अब मान लो कि देखो मैं आपको वापस क्लियरली समझाता हूँ कि जैसे 7 बजे तक लाइट आया, तो ये 7 बजे तक ही काम करेगा अपना, ये 7 बजे तक ही काम करेगा, ठीक है। मान लो इसने एटीपी कुछ भेज दिया, तो इसका तो 7 बजे काम खत्म, क्योंकि जब तक वो लाइट आएगा तब तक वो काम करेगा। अब इसने एटीपी भेजा, ठीक है, लेकिन इसका काम ना मान लो इसका 7:10 पे खत्म हुआ, क्योंकि वो सारे एटीपी को कन्वर्ट भी तो करना है, मतलब एटीपी के मदद से वो शुगर भी बनाएगा, एटीपी के मदद, जब तक एटीपी आएगा तब तक शुगर बनाएगा। तो मान लो इसका काम कब खत्म होगा, मैट्रिक्स का 7:10 पे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि उतना एटीपी इसके पास प्रेजेंट, मतलब उतना एटीपी इसने दे दिया था, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ये भी बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसका काम भी, यहाँ पे शुगर बनाने का काम भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि द लेटर यानी कि जो डार्क रिएक्शन है वो आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। कि इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अंधेरे में होता है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको लाइट की जरूरत नहीं है, और या फिर इसे कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अभी देखो आगे हम लोग देखते हैं कि अभी जो पिगमेंट होता है, कि देखो हम लोग प्लांट्स को देखते हैं तो वो लोग अलग अलग कलर में दिखते हैं, हम लोग को दिखे होंगे अलग अलग कलर में, है ना। अभी बहुत सारे शेड जैसे दिखते हैं हमें प्लांट के, ब्लू, ग्रीन, कैसा, रेड वगैरह भी दिखता है। तो क्या एक ही पिगमेंट की वजह से होता होगा क्या प्लांट का अलग अलग कलर? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है, काफी अलग अलग। जैसे हम लोग ने एक यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम लोग 4 पिगमेंट की वजह से प्लांट में कलर होते हैं। तो कौन सा कलर देखेंगे? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है। तो ये 4 पिगमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको ना हम लोग साइड में लिख भी लेंगे, ताकि क्लोरोफिल ए तो क्या है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटीनॉइड्स। ये लोग आप ये चीज अच्छे से याद रख लेना कि किसका कौन सा कलर है, ठीक है। ऑरेंज, ठीक है। अब कैसा है कि जैसे हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं, VIBGYOR, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो आप देखोगे ब्लू ग्रीन सबसे पहले, तो ये देखो ब्लू ग्रीन यहाँ पे है ना, फिर येलो ग्रीन देख रहे हो, फिर येलो ग्रीन ये दोनों, फिर येलो यानी कि ये येलो अकेला, फिर येलो ऑरेंज। तो देखो ये ना राइट साइड ही शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे राइट साइड ही शिफ्ट हो रहा है। तो कुछ हिंट है कि ऐसा बैकवर्ड नहीं जाएगा, राइट साइड ही आगे तरफ जाएगा, ठीक है, अपना क्लोरोफिल पिगमेंट का। तो अभी ये जो अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको कैसे सेपरेट किया गया हम लोग ने, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम लोग ने सेपरेट किया गया है पिगमेंट को, ठीक है। जो लीफ पिगमेंट होता है हम लोग ने किससे उसे सेपरेट किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड है, उससे हम लोग ने सेपरेट किया है पिगमेंट्स को। अब पिगमेंट होता क्या है? अब पिगमेंट होता यह है कि पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो क्या होता है कि उसके पास, पिगमेंट के पास एबिलिटी होता है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा होगा? तो ऑफकोर्स हम लोग ने पढ़ता है कि क्लोरोफिल ए ये सबसे ज़्यादा पिगमेंट होता है प्लांट्स में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है कि कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू? तो सबसे ज्यादा कहाँ एब्जॉर्प्शन शो करेगा? 13.3 ए में। तो ये देखो, ये अपना डायग्राम है ये वाला। ठीक है, तो आपको क्लोरोफिल ए, ये देखो ये है क्लोरोफिल ए, तो सबसे ज्यादा पिक कहाँ पे शो कर रहा है? यहाँ पे। तो ये अपना कहाँ पे? 400 से 500 के बीच में। मान लो कि ये 430 पे कुछ शो कर रहा है। ठीक है, और ये 600 से 700, और यहाँ मान लो कि 670 पे, 680 पे मान लो। ठीक है, 680 पे। अब आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पिक तो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू पे, और एक पिक आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लोरोफिल ए का रेड पे। ठीक है, तो ये दो रीजन में आपको पिक सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो क्या होगा कि डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल शोज द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां दिख रहा है? तो मैक्सिमम आपको दिखेगा ब्लू रीजन में। ठीक है, तो ये हम लोग का ये आंसर तो हो गया। डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पिक? हाँ, एक और एब्जॉर्प्शन पिक दिख रहा है। कहां पे? रेड वाले रीजन में। ठीक है, तो ब्लू पे वो भी कौन सा? लगभग 430 के आसपास। और हम लोग को एक जगह और दिख रहा है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? तो 680 मैंने बताया, रेड रीजन 680। ठीक है, तो ये है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। अभी नाउ लुक एट द फिगर 13.3 बी में। तो 13.3 बी में यानी कि अपना ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है? शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट। तो वो क्या बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा होता है, वो बता रहा है कि देखो एक तो ये वाले रीजन में ज़्यादा होता है, और एक तो ये वाले रीजन में होता है। ठीक है, एक तो सॉरी ये ब्लू वाला रीजन है, ये ब्लू रीजन में होता है, और ये रेड रीजन में। ये दोनों में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे मेजर किया जाता है? जितना O2 रिलीज होगा ना, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए मेजर्ड बाय O2 रिलीज। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजर करते हैं? जितना ज्यादा O2 रिलीज होगा प्लांट से, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, वो क्यों यही होगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी क्यों होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी कैसा है कि सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में होता है, और सबसे ज्यादा हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये दोनों रीजन में होता है। अभी जो क्लोरोफिल ए है ना, वो चीफ पिगमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या 13.3 सी में हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों ओवरलैप करने चाहिए क्या? ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसका इधर है, इसका ये इधर है। ठीक है, अब ये दोनों ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे? क्लोरोफिल ए यहाँ पे है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उससे भी ज्यादा है। क्यों भाई? एब्जॉर्प्शन कम कर रहा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहा है। लेकिन हम लोग को जैसे कि पता है, क्या पता है कि क्लोरोफिल ए अकेला ही तो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, और भी तो सारे लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। कैरोटेनॉइड भी कर रहा है, क्लोरोफिल बी भी कर रहा है, ज़ैंथोफिल भी कर रहा है। तो ये सारे लोग ही तो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, तो सारे लोग एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो ये तो बस क्लोरोफिल ए का है, और भी लोग वहां पे प्रेजेंट है, वो लोग भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और वो लोग एब्जॉर्प्शन करके जो भी एनर्जी रहेगा वो क्लोरोफिल ए को पास कर रहे हैं। इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी एब्जॉर्ब करके वो लोग अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए को, और इसीलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। ओके, इसलिए ये ज्यादा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, क्लोरोफिल ए का बस कम है थोड़ा। चलो, ये भी समझ गया आपको। तो ये अपना ब्लू रीजन है, और ये रेड रीजन है। अब आगे देखते हैं।
तो ये क्या होता है कि हम लोग लिखा, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि शो दैट द मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन। चलो ठीक है, सबसे ज्यादा उसी में होता है स्पेक्ट्रम। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम भी, मतलब यहाँ भी तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है क्योंकि हल्का हल्का यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ब्लू और रेड में हो रहा है, बाकी सब जगह भी हो रहा है लेकिन वहां कम हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। दो क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, other thylakoid pigment like chlorophyll b, xanthophyll, carotenoid which are accessory pigment also absorb light and transfer energy to the chlorophyll है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे अभी पूरा का पूरा क्लोरोफिल ए पे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड तो वो लोग भी करेगा ना, क्योंकि वो लोग भी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करे। कैसा है ना कि ये अपना बीच में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, उसके आजू बाजू ये एसेसरी पिगमेंट होता है, ठीक है, पूरा इसको सराउंड करता है, पूरा पूरा सराउंड करता है इसको। तो क्या होता है कि लाइट गिरता है ना, तो ये नो डाउट ये एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन ये लोग भी तो एब्जॉर्ब करके फिर ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करे, अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करे, लाइट एब्जॉर्ब करके अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करे, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज्यादा है, ठीक है। इंडीड दे, अब वो सिर्फ क्या करते कि वो लोग वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में मदद करते। तो ये लोग जो अदर पिगमेंट है ना, तो ये लोग और भी ज्यादा वेवलेंथ, जो दूसरे वेवलेंथ को है ना, वो लोग भी वो उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट है ना, एसेसरी पिगमेंट, उसका काम और क्या क्या है कि एब्जॉर्ब वाइडर रेंज वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, और भी सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और दूसरा काम क्या है ना कि ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो जब ज्यादा लाइट आएगा तो ये क्लोरोफिल ए को तो प्रोटेक्ट भी तो कर रहे हैं, क्योंकि इसको सराउंड करके रखे, तो ज्यादा लाइट आएगा तो ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करे, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा बेचारा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, ठीक है, तो ये फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। जब ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होगा ना, तो अगर ये डायरेक्टली अगर लाइट जाके क्लोरोफिल ए पे गिरता ना, तो वो खराब हो जाता, फिर मतलब फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाता, ऐसा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब ये लाइट रिएक्शन क्या है इसमें। देखो ये तो हम लोग ने देखो स्टार्टिंग में कैसा पढ़ लिया कि क्यों वो लोग लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट क्यों लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो लाइट का करते क्या है वो लोग एक्चुअल में, लाइट से एनर्जी कैसे बनाते हैं, लाइट से ATP, NADP ये सब एनर्जी का सोर्स कैसे वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ देखो कि इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि लाइट के मदद से हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको फोटोकेमिकल फेज बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो ये लो अपना क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा कि लाइट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा, फिर वाटर स्प्लिट होगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा और फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी होगा। तो ये मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कैसा होगा। देखो जैसे सबसे पहले क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा, लाइट यहाँ पे लाइट गिर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर क्या होगा कि वाटर टूटेगा, पानी टूटेगा, अगर पानी टूटा तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये दो मोल ऑफ वाटर लेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन प्लस O2 रिलीज होगा, ठीक है। तो ये रिलीज हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ, लाइट गिरा, लाइट एब्जॉर्ब किया, वाटर टूटा, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फिर ये ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाद में यहाँ घूमता है ना, यहाँ पे घूमता है, तो देखो एक ATP तो यहाँ पे बन गया, एक ATP यहाँ पे बन गया और दूसरा NADP अपना यहाँ पे बन गया। तो एनर्जी सोर्स ऐसे बना। ये तो बस ओवरव्यू मैंने बताया, आगे आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है।
तो इसीलिए तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग भी ऐसा साइड में लिख लो। तो सबसे पहला क्या होगा फोटोकेमिकल फेज का, तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, और बाद में वाटर स्प्लिटिंग होगा, फिर तीसरा होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा, और चौथा क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, अब देखो अब क्या होते हैं ना कि ये सेवरल प्रोटीन क्या करते हैं कि वो लोग पिगमेंट को बांध जोड़ के रखते हैं। सारे जो पिगमेंट होते हैं ना, ये देखो ये सारे जो पिगमेंट है ना, इसको जोड़ के रखने का काम क्या करते हैं, कौन करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह काम करते हैं इसको जोड़ के रखने का काम। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये जो पिगमेंट्स है ना ऑर्गेनाइज रहते हैं, मतलब एक गुच्छा बना के रहते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जैसे कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 जो होता है ना, फोटो सिस्टम 1 वो काम करता है 700 नैनोमीटर पे, 700 नैनोमीटर पे काम करता है। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है ना वो काम करता है 680 नैनोमीटर पे। तो आप लोग को लगता होगा कि यार 680 1 देना चाहिए क्योंकि पहले नंबर आता है, वो 700 बाद में आता है, तो वो 2 नंबर देना चाहिए। नहीं, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसका जो नेमिंग है ना वो अकॉर्डिंग टू इसका जैसे डिस्कवरी हुआ था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट को ना 700 नैनोमीटर वाला फोटो सिस्टम मिला था। मतलब वो लोग ने पहले वो लोग को 700 नैनोमीटर वाला दिखा था, फिर वो लोग को 680 वाला दिखा। तो वो लोग का जो नेमिंग है ना अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी, वो लोग के खोज के हिसाब से, ये नहीं कि वो लोग के नाम के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा। तो देखो यहाँ लिखा भी क्या, दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो वो 700 680 पर डिपेंड नहीं करता, वो लोग ने जैसा खोज किया था उसके ऊपर से वो लोग ने नेमिंग दिया है। अब कैसा है ना कि मान लो ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए है, तो जो क्लोरोफिल ए है ना उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर, और उसके आजू बाजू जो प्रेजेंट होंगे ना वो लोग को हम लोग बोलेंगे एंटीने। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर सिर्फ क्लोरोफिल ए को बोलेंगे, और जो भी बाकी एसेसरी पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, तो वो लोग क्या फॉर्म करेंगे, वो लोग एंटीने बनाएंगे, और अकेला क्लोरोफिल ए क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर बनाएगा। ठीक है, तो ये लिखा गया है यहाँ पे कि क्या है, जो एंटीने है क्लोरोफिल ए को छोड़ के जो भी बाकी लोग बनाएंगे वो लोग क्या बनाएंगे, एंटीने बनाएंगे, और रिएक्शन सेंटर कौन बनाएगा, क्लोरोफिल ए बनाएगा। ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे देखो, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि 700 नैनोमीटर है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 700 नैनोमीटर है और 680 नैनोमीटर है, तो ये दोनों में से एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर ज़्यादा है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग को पता है कि E इज इक्वल्स टू hc/λ, ये आप लोग ने कभी इक्वेशन पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं भी होगा तो आप लोग पढ़ोगे आगे। ठीक है, मैं मतलब जो भी फिजिक्स में चैप्टर है, केमिस्ट्री में चैप्टर है, तो उसमें लिखा गया कि E इज इक्वल्स टू hc/λ होता है। तो E यानी कि जो अपना एनर्जी होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के होता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, यानी कि वेवलेंथ के हिसाब से होता, वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा। तो ये दोनों में से देखा जाए तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, तो वेवलेंथ इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो एनर्जी इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है,
क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो 700 नैनोमीटर का एनर्जी क्या होगा, 680 नैनोमीटर से कंपैरेटिवली कम होगा, और 680 वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रहा। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तो अब देखो, अब कैसा है ना कि जैसे हम लोग ये जेड स्कीम की बात करते, जेड स्कीम की, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है ना कि अब कैसे कैसे लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एटीपी फॉर्म होता है, कैसे सर ये फॉर्म कैसे होता है। जैसे फोटो सिस्टम 2 है, द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 600, तो इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, 680 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 1 700 पे होता है, फोटो सिस्टम 2 680 पे। और वो कौन सा रेंज है, रेड लाइट का रेंज होता है 680 700 के करीब, जो रेड लाइट का। अब क्या होता है ना कि जब वो लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, ये क्लोरो मतलब ये समझ लो फोटो सिस्टम 2 लाइट एब्जॉर्ब किया ना, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे हम लोग को पता है कि ये एटम होता है तो उसका न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स होते हैं। तो मान लो ये मतलब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब जब लाइट गिरा फोटोन गिरा, फोटोन यानी कि एक एनर्जी का सोर्स गिरा। एनर्जी का जब सोर्स गिरा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। तो जब ये हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, अब इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कोई दूसरा उठा के लेके चला जाएगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बना है ना, वो बहुत सारे साइटोक्रोम से बना गया है, वो मैं आपको लिखाता हूँ कुछ टाइम में, ओके। तो क्या होता है कि जब फोटोन गिरता है तो इसी में ही एटम भी होंगे इसके, फोटो सिस्टम 2 के। तो जब इस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, फिर क्या होगा, जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। हायर ऑर्बिटल में जब जंप करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आके वो इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके चला गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके चला गया, अब क्या होगा कि अब आगे पास होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे पास होता जाएगा और फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा। अब ये इसमें फोटो सिस्टम 1 होता है, जो 700 नैनोमीटर वाला लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से ये वापस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा और ये वापस कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको खींच ले जाएगा, फिर वापस ये डाउनहिल प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपहिल हुआ यहाँ पे, फिर देखोगे डाउनहिल हुआ आराम से, फिर वापस अपहिल हुआ, फिर डाउनहिल होके ये NADP इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ रीड करके। क्या होता है कि पहले तो एक्साइट हुआ और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके चला गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके जाने की वजह से फिर उसके बाद डाउनहिल प्रोसेस चालू होता है। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये डाउनहिल प्रोसेस चालू हो जाता है। अभी जो अपहिल डाउनहिल है ना, वो अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल यानी कि कौन उसको ज्यादा एक्सेप्ट करे, जिसका ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, इस हिसाब से। अभी क्या होता है ना कि जो ये इलेक्ट्रॉन देखोगे ना, तो कोई यूज नहीं कर रहा है। देखो एक सेकंड, मैं आपको सही से दिखाता हूं। अभी देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुआ, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुआ। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को देखो यूज अप नहीं कर रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम 1। तो देखोगे फोटो सिस्टम 1 तक जाने तक कोई इलेक्ट्रॉन को यूज अप नहीं किया, यहां तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को यूज अप नहीं किया। खिड़की बंद कर, खिड़की बंद कर।
तो देखोगे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन को यूज अप नहीं कर रहा है, वो पास ऑन होते जा रहा है बस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पास हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ तक किसी ने इसको यूज नहीं किया। अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आने का जैसे अब ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वापस यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा वापस, तो यहाँ पे कोई उसको इलेक्ट्रॉन को वापस कोई लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को वापस कोई चला जाएगा, फिर उसको लास्ट में एक्सेप्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन रहेगा, NADP प्लस इसको एक्सेप्ट करेगा और खुद को रिड्यूस कर लेगा NADPH में, ठीक है। ये रहा। अब कैसा है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो 7, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 है तो 700 नैनोमीटर वाला लाइट एब्जॉर्ब करेगा और वो खुद भी एक्साइट होगा, और क्या होगा कि वापस क्या होगा कि वो लोग हायर रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहेंगे और वापस क्या होगा, डाउनहिल मूव करेगा। तो देखोगे यहाँ पे वापस ये ऐसे डाउनहिल मूव करता रहता है, ठीक है। ये आपको छोटा सा ही बताया, मैं आपको फुल डायग्राम बना के दिखाऊंगा। डाउनहिल दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP टू NADPH। तो ये क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बाद में डाउनहिल मूव करके NADP के पास चला जाता है, और NADP क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन के मदद से खुद को रिड्यूस कर लेता है NADPH और H+, जो कि एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब ये जो होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2, तो ये होल स्कीम कैसा दिख रहा है, देखो PS2 ने क्या किया कि लाइट एब्जॉर्ब किया और अब हिल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ, पहले मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। तो देखो PS2 ने, फोटो सिस्टम 2 ने लाइट एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, फिर ये क्या चल गया यहाँ पे ऊपर, अब हिल गया, अब हिल गया तो ये अभी डाउन हिल गया, और ये डाउन हिल के चलते ही एक बार इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बना, एक बार ATP बना यहाँ पे, कब बना वो मैं आपको लिखाता हूँ। कभी डाउन हिल गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर वापस इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, वापस अब हिल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस एक्साइट हो गया, वापस अब हिल गया, वापस अब हिल होने के बाद वापस डाउन हिल गया, और NADP को देके NADP बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन NADP को देके NADPH बना लिया। तो ये था, तो देखो यही था। और यहाँ पे देखोगे ना, तो ये अपना जो NADP होता है ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पे NADP फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और वो खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें, NADPH और H+ में, और इसी को हम लोग Z स्कीम भी बोलते हैं। तो ये कुछ दिख रहा है ना, क्योंकि इसका शेप कुछ दिख रहा है, देखो तो इसका कुछ शेप दिख रहा है ऐसा Z। अब इसको N क्यों नहीं बोलते वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको Z स्कीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको Z स्कीम बोलते हैं, क्योंकि जब इसके जो भी एक्सेप्टर वगैरह है ना, इसको प्रॉपरली अगर हम लोग प्लेस करते हैं ना, तो ये कुछ Z स्कीम जैसा ही बनाता है, ओके। तो अभी मैं आपको इसका ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो Z स्कीम है ना, तो यहाँ बीच बीच में होता क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले होता है फोटो सिस्टम 2, आप लोग भी ये अपने बुक में लिख लेना। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, ये होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ कौन होता है मालूम, फियोफाइटिन। फिर ये जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास, इलेक्ट्रॉन अब ट्रांसफर होगा प्लास्टोक्विनोन, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन मतलब माइनस बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजिनस बन जाएगा, हाइड्रोजिनस बनता है, और फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6F इसके बाद जाएगा,
और यहीं पे एक एडीपी एटीपी में बनता है। तो यहां पे एक एटीपी बनता है, फिर वो ट्रांसफर करेगा प्लास्टोसायानिन को, फिर वो फोटो सिस्टम 1 में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब फोटो सिस्टम 1 तो यहां वापस लाइट एब्जॉर्ब होगा और आपको दिखेगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां भी होगा और यहां नाम है उसका फेरोडॉक्सिन होता है। अब ये भी आगे वापस ट्रांसफर होगा फेरस पे, फिर फेरेडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर करेगा। और यहीं पे क्या होगा, NADPH फॉर्म करेगा। ठीक है, ये फॉर्म करेगा। तो यहां देखो ये कुछ Z स्कीम टाइप ही दिख रहा है ना, ऐसा। तो यहां पे देखो क्या होगा कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे लाइट एब्जॉर्ब होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन पे जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे कौन है, फोटो सिस्टम 2 से फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा, प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। फिर प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करने के बाद प्लास्टोक्विनोन नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजिनेज बनाएगा, हाइड्रोजिनेज। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजिनेज के पास जाएगा, फिर वहां पे एक एटीपी बनाएगा, फिर साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसायानिन के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 पे। अब यहां भी वापस लाइट वापस, तो इलेक्ट्रॉन क्या वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, फेरेडॉक्सिन। फोटो सिस्टम 1 पे कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, फेरेडॉक्सिन। तो अब ये आगे ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को फेरस पे, फिर इसके बाद फेरेडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, NADP वहां प्रेजेंट होता है, तो NADP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद को रेड्यूस करके NADPH जो कि एक एनर्जी सोर्स है उसमें खुद को बनाएगा। ओके, तो ये रहा। अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वाटर स्प्लिटिंग भी तो यहाँ पे हो रहा है, ये वाटर स्प्लिटिंग। तो ये क्यों हो रहा है? अभी सर एक बात है कि इलेक्ट्रॉन ला कहां से रहा है इतना सारा, एक टाइम पे तो इसके पास आके खत्म हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, आ कहां से रहा है इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, क्योंकि ये प्रोसेस तो दिन भर चालू है, तो दिन भर इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है इसके पास। ये भी क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, आ कहां से रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो, क्योंकि अब कितना भी हो वो एटम है तो उसमें कितना ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ना एक टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। वो पेड़ तो सालों साल जी रहा है, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो वो क्या होता है कि जो ये अपना वाटर टूट रहा है ना, वाटर टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस भी तो करना होगा, वरना तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस बंद। तो ये जो इलेक्ट्रॉन टूट के फिर ये जा रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए जा रहा है। ठीक है, अब तो देखो मैं क्या, तो यहाँ पे लिखा है कि जो फोटो सिस्टम 2 है वहां पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली सप्लाई होता है, तो उसको रिप्लेस भी तो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो आना चाहिए। तो ये किससे अचीव होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से अचीव होता है। वाटर टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन देता है और उसी से अचीव होता है। तो अभी जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ना, तो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर होता है ना, तो वो 2H+ बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक O बनाता है, और 2 अगर मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट होता है तो 4H+, एक O2 मॉलिक्यूल जो कि ये रिलीज हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल।
अब जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेट प्रोडक्ट ऐसा क्यों बोला है सर? क्योंकि देखो हम लोग, मैं आपको सही से दिखाता हूं। ये अपना नेट रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का, नेट रिएक्शन था ना ये फोटोसिंथेसिस का। तो अब यहां देखोगे ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन आ रहा है वहीं से, तो इसलिए एक जो नेट प्रोडक्ट है ना इसका, वो मिल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, इसीलिए इसने नेट प्रोडक्ट बोला है। ठीक है। अब क्या है कि अब यहां पे बोला है कि जैसे थाइलाकॉइड को आप देखोगे ना, तो थाइलाकॉइड जो आपने ये ग्रैना देखा था ना, ग्रैना, ग्रैना, तो उसका एक सिक्का, मतलब कॉइन के ऊपर कॉइन जब प्लेस करते हैं तो उसको ग्रैना बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो अपना ग्रैना दिख रहा है ना, ये तो एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर, तो ये जब मैं एक सिक्का उठाऊंगा ना, जब ये एक सिक्का उठाऊंगा ना, तो ऐसा कुछ देखूंगा ना, तो इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं वैसे एक सिक्के को। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, वो यहाँ प्लेस्ड रहता है, यहाँ पे। ठीक है, तो रुको अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी कैसा है ना कि जो वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम, सबसे पहली बात तो कहां पे प्रेजेंट है? सबसे पहली बात ये प्रेजेंट है अपना, एक सेकंड में अपना चार्जिंग लगाता हूं। हाँ, तो देखेंगे ना कि जो अपना वाटर स्प्लिटिंग मैकेनिज्म है ना, वो अपना आता है फोटो सिस्टम 2 के पास। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 पे वो प्रेजेंट होता है। तो फोटो सिस्टम 2 कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो अपना जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना थाइलाकॉइड, उसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन साइड पे थाइलाकॉइड है ये। तो उसके इनर मेम्ब्रेन साइड प्रेजेंट है। तो अब कैसा है ना कि अगर मान लो अभी ये इनर मेम्ब्रेन साइड प्रेजेंट है, तो वाटर स्प्लिट होगा। तो वाटर स्प्लिट होगा तो जो ये सारे प्रोडक्ट है H+ है, ये फिर कहाँ जाना चाहिए? तो इनर मेम्ब्रेन साइड है ना, तो ऑफकोर्स इनर मेम्ब्रेन साइड ही छोड़ेगा ना वो। तो हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज करेगा? तो इनर मेम्ब्रेन साइड, यानी कि ल्यूमेन के साइड रिलीज करेगा हाइड्रोजन। तो यही है। तो क्या लिखा है कि जैसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 2 के साथ, फोटो सिस्टम 2 के साथ ही एसोसिएटेड है। देखोगे ना तो फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड नहीं है वाटर स्प्लिटिंग, फोटो सिस्टम 2 के साथ ही एसोसिएटेड है, 1 के साथ एसोसिएटेड नहीं है बिल्कुल। और फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो H+ फिर कहाँ रिलीज होना चाहिए? इनर साइड है तो इनर साइड ही रिलीज होना चाहिए। बस सिंपल सा आंसर है अपना। अब देख रहे हैं हम लोग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो वो जो हम लोग जेड मैकेनिज्म पढ़े थे ना, जेड मैकेनिज्म, वो अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही था, जेड स्कीम। ठीक है, अब हम लोग साइक्लिक भी पढ़ेंगे।
अब क्या होता है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो ना एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। जो भी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होते हैं ना, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, तो जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, एक्चुअल में वो क्या होता है ना कि जैसे देखो हम लोग ने CO2 को रेड्यूस करके ग्लूकोज बनाया, तो अगर इसको उल्टा करें ना तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके CO2 भी बना सकते, मतलब एटीपी के मदद से, एटीपी और CO2 के मदद से हम लोग ने ग्लूकोज बनाया, तो ग्लूकोज के मदद से हम लोग CO2 और एटीपी दोनों भी तो बना सकते हैं रिटर्न। ठीक है, तो इसीलिए देखो, इसीलिए कैसा है कि प्लांट क्या करता है, एटीपी बनाता है और CO2 के मदद से ग्लूकोज बनाता है। और मान लो वही अगर हम लोग ग्लूकोज हम खा रहे, तो हम लोग ग्लूकोज खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एनर्जी मिलता है, हमको एटीपी मिलता है, और हम लोग CO2 क्या रिलीज कर देते हैं। तो वही है, तो इसने क्या लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। एक सेकेंड सॉरी। ओके, तो कैसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी भी किसमें, एटीपी में, एटीपी में स्टोर रहता है। ठीक है, उसमें केमिकल बॉन्ड में, खास करके फॉस्फेट बॉन्ड में प्रेजेंट होता है जो भी एनर्जी होता है। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्या होता है कि एटीपी सिंथेसाइज होता है। अब दो जगह एटीपी सिंथेसाइज होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम लोग नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो दो जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जहां भी एटीपी फॉर्म होता है ना, उसको हम लोग नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो अभी देखो, अब फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, अगर यही एटीपी फॉर्मेशन अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे हम लोग। तो क्या होगा, हम लोग इधर साइड में लिखता हूं मैं इसको, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट के प्रेजेंस में तो ATP बनाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसको हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अब कैसा है ना कि ये जो फोटो सिस्टम है ना, सीरीज में काम कर रहा था अपना जेड स्कीम में। जैसे पहले फोटो सिस्टम 2 ने काम किया, फिर फोटो सिस्टम 1 ने काम किया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जेड स्कीम को ही हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जब दोनों फोटो सिस्टम काम करता है सीरीज में। तो दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहा था, तो एटीपी भी फॉर्म कर रहा था, एनएडीपी भी फॉर्म कर रहा था, एटीपी भी फॉर्म कर रहा था, एनएडीपी भी फॉर्म कर रहा था। ठीक है, उसे हम लोग जेड स्कीम बोलते थे। तो दोनों चीज ही फॉर्म कर रहा था। अब क्या होता है ना कि 680 हाईलाइट इंटेंसिटी है और 700 लो लाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, अब जब हाईलाइट इंटेंसिटी होगा तो दोनों ही काम करेगा, 680 वाला भी काम करेगा, 700 वाला भी काम करेगा। लेकिन अब जब लो लाइट वाला कंडीशन है, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ज्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी, कम वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी, तो 700 वाला ज्यादा वेवलेंथ है तो कम एनर्जी। तो जब ज्यादा यानी कि कम लाइट इंटेंसिटी वाला जब रहेगा, यानी कि जो 700 वाला फोटो सिस्टम, तो बस जब कम लाइट इंटेंसिटी होता है तो क्या होगा, जब फोटो सिस्टम 1 ही जब फंक्शनल होगा तो वो क्या होगा, वहां क्या यहां बताया गया है कि जब कम लाइट इंटेंसिटी होगा, जब ये सिर्फ फंक्शनल होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर वापस क्लोरोफिल पिगमेंट को ये आ जा रहा है, अगेन फोटो सिस्टम पे ये आ जा रिटर्न। तो यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन का यूज अप नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज अप नहीं हो रहा। वहां पे कैसा था, नॉन साइक्लिक, एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो गया, रिटर्न नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। अब कैसा है ना कि देखो यहाँ पे ये गया ऊपर, फिर इसने ट्रांसफर किया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन भी हुआ, और फिर इसने रिटर्न बैक कर दिया क्लोरोफिल पिगमेंट को। तो क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन ऑकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहाँ पे एटीपी फॉर्म हुआ, एटीपी फॉर्म हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो होने की वजह से एटीपी का फॉर्म हुआ। अब ये होता कहां पे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है। अब वो हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि साइक्लिक कहां होता है, नॉन साइक्लिक कहां होता है। तो साइक्लिक देखोगे ना, तो साइक्लिक सिर्फ स्ट्रोमा लैमेले और नॉन साइक्लिक जो है ना वो अपना ग्रैना में होता है, ग्रैना में। ओ, इसको इस तरीके से नहीं, इसको ना ऐसा लिखते हैं, हाँ मतलब सही लिखा था मैंने, लेकिन अब देखो कैसे क्या होता है ना कि जो फोटो सिस्टम 2 है ना, तो साइक्लिक बराबर ही लिख रहा था और एक नॉन साइक्लिक। तो ये कहाँ कहाँ होगा, तो देखो मैं ना आपको एक बार रीड करके बताता हूँ कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ना वो स्ट्रोमा लैमेले में होता है। स्ट्रोमा लैमेले में, स्ट्रोमा लैमेले क्या था, ये अपना ग्रामा था, ये अपना ग्राना था। तो इसको दो जो कनेक्ट करने वाला काम कर रहा था ना, यहाँ पे साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक यहाँ पे होता है। और जो नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ग्राना में, ठीक है। अब कैसा है ना कि जो फोटो सिस्टम 2 के साथ ही एनएडीपी अपना एसोसिएटेड था, फोटो सिस्टम 2 के साथ ही एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एसोसिएटेड था। यानी कि अब यहाँ पे तो फोटो सिस्टम 1 नहीं है, अरे फोटो सिस्टम 2 नहीं है, ग्रैनल एमएलए में, ग्रैनल एमएलए में ये फोटो सिस्टम 2 नहीं है। तो यहाँ पे एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एनएडीपी भी नहीं बनेगा। तो ये जो स्ट्रोमा लैमेले ना, तो यहाँ सिर्फ एटीपी ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वहां पे एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहां पे होगा, साइक्लिक अपना स्ट्रोमा लैमेले में, और ये कहां होगा, ग्रैना में होगा, ठीक है। और स्ट्रोमा लैमेला क्या करेगा, लैक करेगा PS2 एंड NADP रिडक्टेज, और वही देखोगे तो इसमें तो फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट रहेगा, फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट रहेगा, इसमें दोनों ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब कैसा है ना कि अब यहां पे साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है, एनएडीपी रिडक्टेज भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ एनएडीपी बनेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पे एटीपी बनेगा। एनएडीपी रिडक्टेज प्रेजेंट है ही नहीं, तो एनएडीपी भी नहीं बनाएगा। यहाँ पे दोनों चीज बन रहा है, यहाँ पे एटीपी भी बन रहा है एंड एनएडीपी भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ एटीपी, ठीक है, सिर्फ एटीपी ही बनेगा, एनएडीपी साइक्लिक में नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि एनएडीपी रिडक्टेज जरूरी होता है। और सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन बार बार इसी में ही सर्कुलेट हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इसी में ही बार बार सर्कुलेट हो रहा है साइक्लिक में, तो इलेक्ट्रॉन अब कैसा, नॉन साइक्लिक में क्या, इलेक्ट्रॉन जब एनएडीपी एक्सेप्ट करता था
तो एनएडीपी खुद को रिड्यूस करता था, इलेक्ट्रॉन को खा जाता था और खुद को रिड्यूस करता था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है बस। यहाँ इलेक्ट्रॉन को कोई खाने वाला नहीं है, तो ऑफकोर्स एनएडीपी भी नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये रहा अपना साइक्लिक, नॉन साइक्लिक वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब मैं हम लोग जो बाकी का है ना, कीमो हाइपोथेसिस वगैरह जो भी है ना, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मेरा लेक्चर देखने के लिए, और आप हो सके तो ये अपने दोस्तों के साथ प्रेफर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।